फायरी बयान देते हैं अपने कौम को जो है सेंटर में रख करके। यहाँ पे हिंदू हालांकि संख्या में ज़्यादा हैं, लेकिन मुस्लिमों का भी यहाँ पे दबदबा रहता है अभी भी फिर से वो मैदान में, लेकिन क्षेत्र में उन्होंने कोई काम धाम किया नहीं, तो क्षेत्र में उनको लेकर के नाराज़गी भी है। हथीन में कोई घटना हो गई थी लड़की के साथ, उसके बाद गोलबंदी भी काफ़ी हो गई है। नेलों ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ आमने सामने का, कि जब अपने चेहरों के प्रति नाराज़गी बढ़ने लगे तो चेहरे को बदल दीजिए। मैच 3 दिन रह गए हैं, वोटिंग डलने वाली है और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। और इसी बीच हमने फरीदाबाद के अंदर जितनी भी विधानसभा आती है 12 विधानसभा सबका दौरा किया। नूह के बाद पलवल के बाद फरीदाबाद। हमारे साथ इन खबर के एडिटर हैं विद्याशंकर सर, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल बन रहा है, क्या बीजेपी कितनी सीट ला रही है। सर, जहां बीजेपी पिछली बार नूह में एक भी सीट नहीं ला पाई थी, पलवल में इनके पास तीनों की तीनों सीटें थी, फरीदाबाद में 4 सीटें थी, टोटल कुल 12 सीटों में से 6 सीटें इनके पास थी। तो सर अब क्या माहौल दिख रहा है, क्या बन रहा है कि भाजपा कितनी सीटें ला पाएंगी? देखिए, जहाँ तक बात है तो नूह से शुरुआत करें तो नूह में कांग्रेस के आफ्ताब अहमद जो है विधायक थे, इस बार भी वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। और बीजेपी के प्रत्याशी इस बार जो सोहना वाले मंत्री जी थे कंवर संजय सिंह, वो आ गए हैं और इनेलो ने ताहिर हुसैन को उतारा है। तो प्रॉपर नूह में कुल ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि ताहिर हुसैन और आफ्ताब अहमद में जो है मुकाबला होता दिख रहा है। पिछली बार ताहिर हुसैन के पिता जाकिर हुसैन चुनाव लड़े थे, वो पहले से इनेलो से विधायक रहे हैं। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला तो फिर से उन्होंने अपने बेटे को उतार दिया ताहिर हुसैन को इनेलो से। तो काफ़ी कुरेदने की कोशिश की हम लोगों ने, क्षेत्र में आप भी साथ में थे, तो कंवर संजय सिंह का नाम बहुत कम लोग ले पा रहे थे। तो ये दिख रहा है कि आफ्ताब अहमद और ताहिर हुसैन में ही मुकाबला, हाँ, INLD और कहीं ना कहीं कांग्रेस में। अभी दूसरे सीट की बात करें नूह की फिरोजपुर झिरका, तो इसमें जो है कांग्रेस के मामन खान ये बहुत चर्चित हैं। ख़ास तौर से जो दंगे हुए थे उस दौरान इनके जो बयान आए थे, उसके बाद भी जो बयान आए हैं, बहुत फायरी बयान देते हैं अपने कौम को जो है सेंटर में रख करके। और बीजेपी ने यहाँ से चौधरी नसीम अहमद को उतारा है, जो कि इनेलो से जो है 2 बार के विधायक रहे हैं। इनके पिता जो है सैफुल्लाह, वो विधायक और मंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पे स्थिति ये बन रही है कि इन्हीं दोनों में लड़ाई है। आप देखते ये हैं कि इनेलो से जो हबीब अहमद को उतारा गया है वो कितना वोट काटते हैं, इसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन अभी मामन खान जो है भारी से दिख रहे हैं। पिछला चुनाव 38 से 40 हज़ार के बीच में वो जीते थे। अब तीसरा जो क्षेत्र है वो है पुन्हाना में कांग्रेस ने मोहम्मद इलियास को उतारा है, बीजेपी ने एजाज खान को उतारा है और बीजेपी ने प्रत्याशी बदला है। नौशाम चौधरी पिछली बार की थी। निर्दलीय रईस खान जो है वहाँ पे दूसरे नंबर पे रहे थे पिछले चुनाव में और जीते थे, मतलब वो 816 वोट से वो हारे थे। तो ये इनको रईसा खान भी बोलते हैं क्षेत्र को लोग। तो इनके आ जाने से जो है ना कहीं जो एजाज खान है बीजेपी के, वो भी कमज़ोर से पड़ जा रहे हैं। मतलब क्षेत्र के लोग ये मान रहे हैं कि जो लड़ाई है वो मोहम्मद इलियास और इन्हीं रईसा खान में ही है। अब चलते हैं पलवल। तो पलवल की क्या स्थिति बन रही है कि पलवल में जो हथीन विधानसभा क्षेत्र है, इसका जो आप कह सकते हैं कि स्थिति है वो कमोबेश यही नूह वाले तीनों जो विधानसभा क्षेत्र है वैसे ही रहती है, मिलती जुलती है। यहाँ पे हिंदू हालांकि संख्या में ज़्यादा हैं, लेकिन मुस्लिमों का भी यहाँ पे दबदबा रहता है। तो प्रवीण डागर बीजेपी के यहाँ से MLA हुआ करते थे, उनका टिकट काट करके और बीजेपी ने मनोज राउत को टिकट दे दिया है और कांग्रेस ने मोहम्मद इजराइल को ही रखा है। और उधर से जो है इनेलो से तैयब हुसैन पिछली बार जो 38,000 वोट लिए थे वो जो है आ गए हैं। पलवल के हथीन विधानसभा क्षेत्र में स्थिति ये बन रही है कि यहाँ पर भी मुकाबला होने जा रहा है। भाजपा के प्रवीण डागर का टिकट काट करके मनोज रावत को टिकट दिया गया है और उधर कांग्रेस ने दिया है मोहम्मद इजराइल को। और यहाँ भी इनेलो ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ आमने सामने का ही मुकाबला होने जा रहा है। तो एक बता रहे हैं कि हथीन में कोई घटना हो गई थी लड़की के साथ, उसके बाद गोलबंदी भी काफ़ी हो गई है। देखते हैं कि ये घटना कितना प्रभाव डालती है आने वाले चुनाव में। चूँकि चुनाव के ऐन मौके पे हुई है तो कहा जा रहा है कि क्षेत्र में पंचायत वगैरह भी हुई है। मिडकौला गांव में बताया कि मिडकौला हथीन में है, उसमें पंचायत हुई है पालों की, सभी जितने भी लोग थे। तो उससे थोड़ी सी परिस्थितियाँ बदलती हुई सी दिख रही है। अब देखते हैं कि हथीन क्या करता है, क्योंकि पिछली बार तो कुछ ऐसी परिस्थिति बनी थी, उससे इस बार थोड़ा सा इस विधानसभा क्षेत्र
क्षेत्र में अलग सी स्थिति बन रही है। प्रवीण डागर बीजेपी के यहाँ से जीते थे और पलवल की तीनों सीटें बीजेपी ले गई थी, लेकिन अब की बार वो तीनों सीटें ले आ पाएगी। अब पलवल में यदि चलते हैं तो वहाँ कर्ण सिंह दलाल आ गए हैं, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं और जो है हुड्डा के समधी भी बताए जाते हैं। उधर बीजेपी ने पलवल में अपना उम्मीदवार बदल दिया है। उम्मीदवार बदल करके जो मंगला थे उनकी जगह पे गौरव को ले आई है, और गौरव को लेकर के क्षेत्र के लोग में थोड़ा सा क्रेज दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वहाँ पे जनसभा भी की है और इस क्षेत्र की सभी सीटों के मद्देनज़र की है ताकि इस पर प्रभाव डाला जा सके। तो एक तो पलवल वाली सीट जो है बीजेपी के लिए मजबूत होती हुई सी दिख रही है। जहाँ तक होडल की बात है तो होडल में क्या हुआ कि जैसे पलवल में और हथीन में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का टिकट काटा, वैसे ही उसने होडल में भी काट दिया, और जो जगदीश नैयर थे विधायक, उसकी जगह पे वो हरिंदर राम रतन को ले आई, और उधर से जो है कांग्रेस के जो है उदय भान वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी वो मजबूत स्थिति में देख रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। और बीजेपी के साथ वहाँ ड्रॉबैक क्या हो रहा है कि एक नवीन रोहिला हैं, महिला हैं, उन्होंने जो है वहाँ से बीजेपी की बागी होकर के निर्दलीय पर्चा भर दिया है, तो इसका भी फर्क पड़ रहा है। और एक बात ये भी कही जा रही है कि स्वाभाविक रूप से जिन भी विधायकों का या जिन भी पिछले उम्मीदवारों का टिकट कटता है वो उतने मन से शायद साथ नहीं दे पाते हैं, और बीजेपी ने तो पलवल की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल ही दिए। तो ये है पलवल का हाल। पलवल से चलते हैं पृथला की तरफ जहां पिछली बार विधायक थे इंडिपेंडेंट विधायक नैनपाल रावत, तो उसके बाद सर बीजेपी ने इधर से मूलचंद शर्मा को उतार दिया और कांग्रेस ने उतारा रघुवीर तेवतिया को। क्या समीकरण बन रहा है सर उधर से? क्या पृथला से फिर से इंडिपेंडेंट बाजी मारेगा या कोई पार्टी बाजी मारेगा? बीजेपी ने वहाँ से दिया है शायद टेकचंद शर्मा को जी सर, और कांग्रेस ने जो उतारा है वो रघुवीर तेवतिया को, और नैनपाल रावत वहाँ से इंडिपेंडेंट अभी भी फिर से वो मैदान में, लेकिन क्षेत्र में उन्होंने कोई काम धाम किया नहीं है, तो क्षेत्र में उनको लेकर के नाराज़गी भी है। तो जहाँ तक ये लग रहा है कि अब की बार जो सीधे मुकाबला हो रहा है ना, वो रघुवीर तेवतिया और टेकचंद शर्मा में ही हो रहा है, और ये बहुत टफ फाइट होने जा रही है, क्योंकि नैनपाल रावत को यदि वोट नहीं मिल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो जितना भारी पड़े, चूँकि अब की बार की हवा जो है वो कांग्रेस के कहीं ना कहीं थोड़ी उसमें जा रही है, इस वजह से रघुवीर तेवतिया के चांसेस कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मतलब रघुवीर तेवतिया बाजी मार सकते हैं। कोशिश नैनपाल रावत ने भी करी थी भाजपा से टिकट की, पर उन्हें टिकट नहीं मिला था। तो सर अब चलते हैं बल्लभगढ़ की तरफ। बल्लभगढ़ में मुकाबला था, पहले बार मूलचंद शर्मा जो मंत्री हैं हमारे, वो वहाँ से विधायक हैं। तो सर अब मुकाबला बन रहा है शारदा राठौर, मूलचंद शर्मा, और कांग्रेस ने उतार दिया उधर से पराग शर्मा, नया चेहरा उतारा है। उसके बारे में क्या लग रहा है? देखिए, यहाँ से कहा यह जा रहा है कि शारदा राठौर को कांग्रेस से टिकट मिलना चाहिए था, जैसा कि क्षेत्र के लोगों का कहना था, और शारदा राठौर जो है यहाँ काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार कर रही है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे फरीदाबाद की जो 6 विधानसभा की सीटें हैं उसमें बल्लभगढ़ वाली सीट कुछ ऐसी बनती जा रही है क्या, जैसे कि पिछली बार पृथला ने इंडिपेंडेंट के फेवर में अपना फैसला सुनाया था, क्या बल्लभगढ़ जो है इंडिपेंडेंट के फेवर में फैसला सुनाएगा? कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। मूलचंद शर्मा से नाराज़गी है लोगों की, क्योंकि क्षेत्र में कम एक्टिव रहे, शायद उस तरीके से जिस तरीके से लोगों के एक्सपेक्टेशंस थे वो पूरा ये नहीं कर पाए हैं। तो सर अब बल्लभगढ़ से चलते हैं एनआईटी की तरफ, जहाँ से विधायक थे कांग्रेस के नीरज शर्मा, और उधर से बीजेपी ने दाव खेला है नए चेहरे पे, सतीश फागना पे। उसका क्या समीकरण लग रहा है? या सर कोई तीसरा समीकरण बिगाड़ सकता है? जैसे नगेंद्र भड़ाना है, भाजपा से उन्हें टिकट नहीं मिला, आईएनएलडी के टिकट पर वापस चुनाव लड़ रहे हैं, उससे पहले आईएनएलडी से विधायक भी रह चुके हैं, वो क्या समीकरण? देखिए, मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोट किया इस क्षेत्र में या पूरे हरियाणा को घूमते हुए, कि जेजेपी के कमज़ोर होने से कहीं ना कहीं एनएलए को फ़ायदा मिल रहा है, और जहाँ कहीं भी लड़ाई त्रिकोणीय हो रही है, या तो इनेलो उसको त्रिकोणीय बना रही है या इंडिपेंडेंट त्रिकोणीय बना रहे हैं। तो ये जो भड़ाना है, यदि इनेलो से आए हैं और बीजेपी से वो टिकट चाह रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से जो सतीश फागना है उनकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर सी हो जाती है। नीरज शर्मा जो है वहाँ से विधायक हैं और इस सीट को रिटेन करने के लिए पूरे जी जान से काम कर रहे हैं। तो यदि भड़ाना या सतीश फागना का वोट काट ले जाते हैं तो फिर ये फैसला जो है नीरज शर्मा के हक में जाता हुआ सा दिखेगा। तो सर अब हम चलते हैं बड़खल की तरफ। बड़खल से जहाँ से पिछली बार विधायक थे सीमा त्रिखा, उनका टिकट काटकर अब दे दिया गया है अदलक्खा को। धनेश अदलक्खा को टिकट दे दिया, नया चेहरा है क्षेत्र में। और उधर से कांग्रेस ने उतारा है विजय प्रताप को, उनके पिता महेंद्र प्रताप एमपी का चुनाव भी लड़े थे अभी फरीदाबाद से। उसका क्या समीकरण दिख रहा है सर? देखिए, आप पाएंगे कि बीजेपी की
एक स्ट्रेटजी होती है नगर निगम मतलब स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर के और संसद तक में, कि जब अपने चेहरों के प्रति नाराज़गी बढ़ने लगे तो चेहरे को बदल दीजिए। और आप देखेंगे जो भी लिस्ट आई है उसमें तमाम सारे चेहरों को बदल दिया गया है। तो जो धनेश अदलखा को बीजेपी ने उतारा बड़खल से, वो शायद यही सोच करके कि बीजेपी की जो सीमा तिरखा से लोगों की नाराज़गी हो जाए वो कम हो, लेकिन वो कम होती हुई सी नहीं दिख रही है। स्वाभाविक रूप से विजय प्रताप यहाँ पे थोड़ा भारी दिख रहे हैं। तो अब चले सर हम तिगाँव की तरफ। तिगाँव की बात करें तो तिगाँव से अभी विधायक हैं राजेश नागर भाजपा से। अब उनको टिकट मिला है और कांग्रेस का टिकट काटकर, जो ललित नागर उनके पूर्व विधायक थे, उनका टिकट काटकर दे दिया गया है रोहित नागर को। नया चेहरा, युवा चेहरा है सर, क्षेत्र में इतनी पहचान नहीं है अभी। उसका क्या समीकरण लग रहा है सर? क्या ललित नागर निर्दलीय खड़े होकर समीकरण बिगाड़ रहे हैं, त्रिकोणीय बना रहे हैं? यदि ललित नागर नहीं होते तो फिर कह सकते थे कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है रोहित नागर, उनको फ़ायदा हो जाता। ललित नागर के आ जाने से स्वाभाविक रूप से बेशक बीजेपी कैंडिडेट राजेश जो नागर है उनके खिलाफ लोगों की नाराज़गी हो सकती है, लेकिन वो कांग्रेस को कैंडिडेट को कमज़ोर कर रहे हैं। उनका फूट फूट करके रोने का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था ललित नागर का, तो उस सहानुभूति भी अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, जब भाई भाई में झगड़ा होता है ना, तो वहाँ पे फिर ये नहीं दिखता है कि किसी तीसरे को इसका लाभ मिल रहा है। वही तिगाँव की स्थिति बन रही है, इसका किसी तीसरे को लाभ मिलता हुआ सा दिख रहा है राजेश नागर को। मतलब दो आपस में लड़के, हाँ। एक ही पार्टी का वोट उधर कट जाएगा। हाँ। और सर आखिरी सीट है ओल्ड फरीदाबाद की सीट की बात करें, विधायक थे नरेंद्र गुप्ता, बीजेपी ने टिकट काट कर दे दिया। विपुल गोयल जो वहाँ से पूर्व विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। और इधर से कांग्रेस ने फिर से लखन सिंगला को उतारा है। आम आदमी पार्टी से थे परवेश मेहता, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, वापस बीजेपी में चले गए हैं। वो मतलब बैठ गए एक तरीके से। और यहाँ से एक बागी भी आ गए हैं बीजेपी के कोई। तो देखिए, जहाँ तक फरीदाबाद ओल्ड की बात है तो विपुल गोयल काफ़ी भारी भरकम चेहरा थे और उनके टिकट को लेकर के भी काफ़ी जो आजमाइश हुई, अल्टीमेटली वो टिकट पाने में कामयाब हो गए और अपने क्षेत्र में वो लोकप्रिय भी है। तो शुरू में ऐसी हवा बनी कि विपुल गोयल वाली सीट को तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, लेकिन बाद के दिनों में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो विपुल गोयल के लिए भी दिक्कतें पैदा होने लगी। और अब जो है कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं लाखन सिंगला, वो काफ़ी जोर लगा रहे हैं और मैसेज ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्टीमेटली तो हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है, तो आप ऐसे विधायक को चुनिए जो कि सत्ताधारी दल का हो, ताकि आपके लिए कुछ कर सके, आपके क्षेत्र में विकास कर सके। हाँ, तो अब देखते हैं कि इसका उन्हें कितना फ़ायदा होता है। विपुल गोयल अपना भारी भरकम चेहरा है बीजेपी के, तो वो सीट निकाल लेते हैं। कुछ जो उनसे नाराज़ लोग हैं या जो निर्दलीय के रूप में आए हैं, वो उनका ज़्यादा बिगाड़ पाते हैं कि नहीं पाते हैं, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज अब धीरे धीरे ये लड़ाई विपुल गोयल वर्सेज लाखन सिंगला के बीच में होती गई है। तो सर कुल मिला के हम ये माने, बीजेपी का जो ग्राफ था पिछली बार फरीदाबाद के अंदर, गढ़ कहा जाता है एक तरीके से, वो थोड़ा डाउन आ गया। निश्चित रूप से देखिए, पिछली बार फरीदाबाद से बीजेपी को 4 सीटें मिली थी और पलवल की 3 सीटें उसके पास थी, नूंह में वो साफ थी। और कांग्रेस के पास जो है नूंह की 3 सीटें थी और एनआईटी वाली सीट मिला करके इस 12 में से 4 उसके पास थी। मेरा अपना अंदाज़ा है कि इस बार की जो हवा है, गुड़गांव और फरीदाबाद, जो कि दक्षिण हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है, अहिरवाल के भी नाम से जाना जाता है, तो यदि सिर्फ फरीदाबाद की बात करें तो जिस पोजीशन में कांग्रेस थी पहले 2019 के चुनाव में, उस पोजीशन में बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही है और जिस पोजीशन में बीजेपी थी उस पोजीशन में कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये था हमारा डिस्कशन इन 12 सीटों को लेकर। ऐसे और तमाम डिस्कशंस के लिए बताएं हमें कैसे लगा आपको ये डिस्कशन, कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।